हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में। और अभी तक हमने जाना कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, और सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। उसमें हमने सीखा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। आज हम बात करेंगे सोलिबिलिटी के बारे में। ये अपना अगला टॉपिक है ना। तो सोलिबिलिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या है सोलिबिलिटी, उस पे आएंगे। पहले चीजों को मतलब एक ओवरव्यू लेते हैं। देखो, हमें सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है इस पूरे चैप्टर में। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको चाहिए रहेगा सोल्यूट, और दूसरी चीज चाहिए रहेगी सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट आप ऐड कर सकते हो, उसकी एक लिमिट होती है। उसी लिमिट को अपन सोलिबिलिटी बोलते हैं। क्या है सोलिबिलिटी? सोल्यूबल करने की एबिलिटी। सिंपल बोले तो आप किसी सॉल्वेंट में कितना, मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, उसी को बोला जाता है सोल्युबिलिटी। क्लियर है? कोई सॉल्वेंट है, उसके अंदर आप मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मान लो अपने पास 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना नमक डिसॉल्व कर सकते हो, वो होती है नमक की सोल्युबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है? तो पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं, फिर चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज सोल्युबिलिटी? तो सोल्युबिलिटी हम बोल सकते हैं इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a particular amount of solvent। पर्टिकुलर की जगह हम ये भी लिख सकते हैं इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर या गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझ रहे हो? यहां पे ये दो वर्ड है, पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, 1 लीटर पानी के अंदर आप नमक मान लेते हैं डिजोल्व कर सकते हो 400 ग्राम। अब अगर मैं 500 ml पानी लूंगा तो उसमें तो 400 ग्राम डिजोल्व नहीं कर सकते हो ना, तो उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा वो डिफरेंट रहेगा। तो कभी भी जब हम सोल्युबिलिटी बताते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट इतना डिजोल्व कर पा रहे हैं, तो वहां पे हम बताते हैं कि सॉल्वेंट इतना है और इस टेम्परेचर पे। क्योंकि अगर टेम्परेचर बदलता है तो जितना अमाउंट डिजोल्व हो रहा है वो भी बदल जाता है, मतलब सोल्युबिलिटी बदल जाती है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब अपन को इस चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और आपको पता है सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। होते 3 हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें बस एक टाइप के सॉल्यूशन पे फोकस करना है। वो सॉल्यूशन कौन से हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। पूरे चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, बस हम लिक्विड सॉल्यूशन पे फोकस करने वाले हैं इस चैप्टर में। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन को भी देखें, लिक्विड सॉल्यूशन आपको पता है लिक्विड सॉल्यूशन भी 3 टाइप के होते हैं, हाँ या ना? 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? पहला, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा होता है आपका गैस इन लिक्विड, और लास्ट लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड। तो ये 3 टाइप के अपने पास सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। एक एक करके हम इन चीजों को समझेंगे। किसको? सोल्युबिलिटी को। सोल्युबिलिटी समझ में आ गया? अब क्या रह गया? तो देखो, सोल्युबिलिटी आपको समझ में आ गया है कि एक पर्टिकुलर या गिवन सॉल्वेंट में आप कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम, उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी। ठीक है, अब हम ये जानने वाले कि सोल्युबिलिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब इस सोल्युबिलिटी किन किन चीजों पे
अफेक्ट करती है, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, उनके बारे में जानने वाले हैं। और एक एक के हिसाब से हम चलेंगे। पहले इस सॉल्यूशन को समझेंगे, फिर इस सॉल्यूशन को समझेंगे, इसको बाद में बात करेंगे इसके बारे में क्या है। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं चीजों को, फिर चीजें अपने आप क्लियर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से सॉल्यूशन की, सॉलिड इन लिक्विड। तो जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जैसे नमक को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो पहले समझेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है, मतलब डिटेल में समझेंगे स्टेप वाइज कि जब सॉलिड पानी के अंदर जाता है तो क्या क्या होता है। एक बार वो समझ में आ गया, फिर हम फैक्टर्स को समझ पाएंगे कि इसको चेंज करने से क्या होगा, इसको चेंज करने से क्या होगा। समझ रहे हो? पहले समझते हैं कोई भी चीज डिसॉल्व कैसे होती है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है, स्टेप वाइज चीजों को समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो यहां पे मेरे पास पानी है, ये पानी है। अब पानी के अंदर मैंने एक नमक का टुकड़ा रख रखा है, सही है। ये नमक का टुकड़ा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, अभी बस रखा है, अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है, मतलब सोल्यूशन बनने जा रहा है। तो कैसे बनेगा सोल्यूशन, क्या क्या स्टेप होंगे, तो उसको अपन को समझना है डिटेल में। अब देखो, ये जो पानी है, पानी किससे बना हुआ है? आपको पता है पानी बना हुआ है H2O से। अगर H2O का स्ट्रक्चर बनाऊं तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक ऑक्सीजन, दो उसके साथ हाइड्रोजन। और आपको पता है इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पता है, इतना पता है। इसी तरीके से जो ये नमक का टुकड़ा है, तो नमक में Na+ आयन है और Cl- आयन है। तो उस आयंस को दिखा देता हूं। तो यहां पे प्लस आयन, माइनस आयन, प्लस आयन, माइनस आयन। समझ रहे हो? तो इस नमक के अंदर ये प्लस और माइनस आयन है। क्लियर है? यहां पे क्या है? H2O। H2O के मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा हूं। H2O का मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इस पे कौन सा चार्ज? हल्का सा नेगेटिव चार्ज, ये दिख रहा है ना। इस पे हल्का सा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कलर ले लेता हूं, ये दिखेगा आपको। ठीक है, अब देखो, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्शन लगाएगा, सही है। इसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को दिखाऊं उल्टा करके, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे। तो होगा क्या, जैसे ही नमक को आप डालोगे, उसके जो आयन है प्लस और माइनस आयन, उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स खींचने लग जाते हैं, अट्रैक्शन लगाते हैं, तो पानी में लाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? तो ये अट्रैक्शन लगा लगा के, खींच खींच के, ये तो एक ही दिखाया मैंने, इसके साथ कई वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको खींचते रहते हैं एक टाइम पे। और धीरे धीरे ये जो आयंस हैं, ये जो पॉजिटिव आयन है, ये कहां आने लगता है? पानी के अंदर, प्लस आयन, और इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब इसके चारों तरफ है, मैं दिखा नहीं रहा हूं, यहां पे नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस का एक नाम है, ये आयंस का पानी में आना, इसका एक नाम है, इसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई डिसॉल्व होना, या आप बोल सकते हो सॉलिड सोल्यूट का, या सोल्यूट का सॉल्यूशन में आना, या लिक्विड में आना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन होता है। क्लियर है? अब पानी के मॉलिक्यूल्स उसको डालते, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, वाटर के अंदर ले आएंगे इस नमक को। ठीक है, एक टाइम होगा कि यहाँ पे पूरा फिल हो जाएगा, फुल फिल हो जाएगा, मतलब पूरा जो पूरी जगह है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी, मतलब जितना डिसॉल्व होना था उतना डिसॉल्व हो जाएगा। जब इसकी मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी, मतलब जितने भी आयंस आने थे, जितनी भी जगह थी खाली, वो पूरी भर जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे आयंस हो जाएंगे, प्लस आयन है, इसके साथ में माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, पूरा ये भर जाएगा प्लस माइनस से, बहुत सारे आयंस इसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। समझ रहे हो?
ये फिल होगा। तो बहुत ज्यादा आयंस जब पास पास में आ जाएंगे, जब फुल हो जाएगा तो आयंस पास पास में आ जाएंगे। जब पास पास में आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, समझ रहे हो। और ये जब दोनों अट्रैक्ट होंगे तो Na+Cl- एक दूसरे से टकरा गए, टकरा के क्या बना, NaCl सॉलिड बनना स्टार्ट होगा। और इस प्रोसेस का भी एक नाम है, इसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइजेशन। समझ रहे हो, समझ रहे हो। सबसे पहले डिसोल्यूशन, जब आयंस बहुत ज्यादा होने लगे तो आपस में टकराने लगेंगे तो क्या होने लगेगा, क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में किस चीज का रेट ज्यादा था, मतलब डिसोल्यूशन ज्यादा हो रहा था, क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा हो रहा था, बोलो। बिल्कुल स्टार्टिंग की बात हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग में रेट ऑफ डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन का जो रेट है, डिसोल्व होने की जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगी, ज्यादा डिसोल्व होंगे, क्रिस्टलाइज ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि आयंस ही कम होंगे यहाँ पे, है ना, और दूर दूर होंगे। समझ में आ रही है बात। जब सैचुरेटेड हो जाता है सॉल्यूशन, सैचुरेटेड मतलब समझते हो, मतलब फुल हो गया, मतलब जितना भी डिसॉल्व होना था नमक वो डिसॉल्व हो चुका है, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, क्या लगता है आपको, उस टाइम पे यहाँ पे मान लो फुल हो गया है, तो मान लो अगर ये दोनों आयंस आ भी गए, जगह फुल है, तो अगर जैसे ही आते हैं जगह फुल है, जगह बचेगी नहीं, दूसरे वाले आयंस चिपक के बाहर सॉलिड बन जाएंगे। ये आते रहेंगे वो सॉलिड बनते रहेंगे, आते रहेंगे सॉलिड बनते रहेंगे। समझ में आ रही है बात। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है, फुल हो जाता है, तो जितना डिसोल्यूशन होता है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन होता रहता है। तो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ रहे हो। तो मैं लिखता हूं यहां पे एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, मतलब और सैचुरेटेड है, बहुत ज्यादा नमक डाल रखा है, तो उस टाइम पे किसका रेट ज्यादा होगा, डिसोल्यूशन का या क्रिस्टलाइजेशन का। तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आयंस आ गए और सैचुरेटेड हो चुका है, तो क्रिस्टलाइजेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होगा। समझ रहे हो। डिसोल्यूशन इतना जल्दी नहीं होगा। तो देखो, अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, अनसैचुरेटेड मतलब जब इसमें स्टार्टिंग की बात हो रही है, जब आयंस बहुत कम है तो उस टाइम पे डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। जब सैचुरेटेड हो जाएगा तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट सेम, और जब और सैचुरेटेड हो जाएगा तो क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर है। ये हमने सीखा कैसे कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर डिसोल्व होता है। तो दो प्रोसेस होते हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, इनको लिखते हैं यहां पे। तो डिसोल्यूशन, व्हाट इज डिसोल्यूशन, एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन भी दी जा रही है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। तो डिसोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, बोलिए। तो प्रोसेस इन विच या व्हेन सोल्यूट, यहां पे अपना सोल्यूट क्या है, सॉलिड, when solute dissolves to form solution। जब सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। सिंपल यार, डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व होना। ठीक है। दूसरी चीज है क्रिस्टलाइजेशन। solute particles in the solution, जो सोल्यूट के पार्टिकल है जो सॉल्यूशन में, सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड is known as crystallization। in saturated solution, in saturated solution जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे
रेट ऑफ डिसोल्यूशन। जितना डिसोल्यूशन होता है उतना ही क्या होता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड रहता है तो डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा, सैचुरेटेड में दोनों इक्वल, जब ओवर सैचुरेटेड हो जाता है तो क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा। अब मैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बार बार ओवर सैचुरेटेड 3-4 वर्ड बोल रहा हूं, इनका मतलब क्या है तो इनको भी समझ लेते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इन विच नो मोर solution, in which no more solute can be dissolved। ऐड तो कर सकते हैं लेकिन डिजोल्व नहीं होगा, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें डिजोल्व नहीं होता है। हम ऐड कर पाते हैं लेकिन डिजोल्व नहीं हो रहा होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन इन विच मोर solute can be dissolved, उसको बोलते हैं अपन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी तक हमने सीखा कि सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व होते वक्त कैसे जाता है, मतलब स्टेप वाइज क्या क्या होता है वहां पे। तो डिजोल्यूशन होता है और क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब हम समझेंगे कि ये जो डिजोल्व हो रहा है, जो मैक्सिमम अमाउंट मतलब सोलिबिलिटी, वो किन किन चीजों पे अफेक्ट करती है। ठीक है, पानी पी लेता हूं फिर चलते हैं। अगली हेडिंग है अपनी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी। ये सिर्फ किसके लिए है, सॉलिड इन लिक्विड के। ये फैक्टर सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड इन लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। आपने कई बार देखा होगा कि यार नमक पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाता है, लेकिन नमक ऑयल में डिजोल्व नहीं होता है। नमक को आप पेट्रोल में डिजोल्व करने की कोशिश करोगे, डिजोल्व नहीं होगा। तो जो नमक है पानी में डिजोल्व हो रहा है, पेट्रोल में डिजोल्व नहीं हो रहा है। क्यों, क्यों, रीजन पता है, मे बी आपको पता हो। तो केमिस्ट्री में एक चीज होती है, बोलते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। इसका मतलब होता है कि जो पोलर चीज है पोलर के अंदर डिजोल्व होती है, और जो नॉन पोलर चीज है वो नॉन पोलर चीज के अंदर डिजोल्व होती है। मतलब देखो, नमक है वो पोलर है। आप बोलोगे पोलर मतलब, पोलर मतलब जिसके अंदर चार्ज हो, जैसे NaCl है तो Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, तो इसको बोलेंगे अपन पोलर। ठीक है, पानी H2O, उसमें ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर वो भी क्या है, पोलर, क्योंकि उसके पास भी चार्ज है, कुछ ना कुछ तो चार्ज है। तो पोलर चीज पोलर के अंदर डिजोल्व होती है। पेट्रोल डीजल वो नॉन पोलर होते हैं, उनके पास चार्ज नहीं होते। क्लियर है। अब क्या बताना की कोशिश कर रहा हूं, सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी इस चीज पे डिपेंड करती है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट कितना जाएगा ये डिपेंड करेगा कि भाई आप क्या डाल रहे हो पानी के अंदर। अगर आप पोलर डालोगे तो उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, नॉन पोलर डालोगे उसकी सोलिबिलिटी कम होगी, वो बहुत कम डिजोल्व होगा। समझ में आई बात। तो पहली चीज फैक्टर्स में, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं पोलर, या यहां पे जो केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है उसको लिख देता हूं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक।
ठीक है। पोलर पोलर सोल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल, NaCl डिजॉल्व्स इन वाटर, क्योंकि दोनों पोलर है। समझ में आ रही है बात? दूसरी चीज इसी में, नॉन पोलर सोल्यूट इज जनरली, ये वर्ड बोला नहीं जाता है, जनरली insoluble in polar solvents। जो नॉन पोलर सोल्यूट होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल, जैसे कैम्फर, जो कैम्फर है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है क्योंकि नॉन पोलर होता है। कैम्फर इज इनसोल्युबल, अगर सोल्युबल भी होगा तो बहुत कम अमाउंट में, हम उसको इनसोल्युबल ही कंसीडर करेंगे। कम, कैम्फर इज इनसोल्युबल इन वाटर। इतनी बात क्लियर? इतना समझ में आया? तो पहली चीज हो गई नेचर, क्लियर है? पोलर चीज पोलर के अंदर डिजोल्व होगी। दूसरी चीज पे चलते हैं। दूसरा है टेम्परेचर। आप बताइए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है? बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है? तो मुझे बचपन का एक किस्सा याद है। गर्मियों में जब मुझे दूध पीना होता तो मैं फ्रिज से निकालता था। जब फ्रिज से दूध निकालता था उसमें चीनी डिजोल्व करने की कोशिश करता था तो जल्दी से डिजोल्व ही नहीं होती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो दूध को गर्म करना पड़ता तब वो डिजोल्व होती थी। आपने ऐसा देखा होगा। ठंडा दूध है तो उसमें चीनी जल्दी से डिजोल्व नहीं होगी, शुगर है ना, लेकिन गर्म दूध में बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है। जनरली हमने ऐसा देखा है कि अगर 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 टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन आपने बहुत कम चीजों को देखा है, बहुत सारी चीजें दुनिया में। तो कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। ऐसा क्यों? तो समझेंगे इसको। चलिए समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। तो देखो, फिर से आते हैं। ये क्या था? पानी। ये पानी है, नमक का टुकड़ा रखा हुआ है। समझना, ये नमक के पार्टिकल्स हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरफ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब करना क्या है, होना क्या है? होना यह है कि इस आयन को इसके अंदर आना है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को इस आयन को अंदर लेके आना है। तो इस आयन को अंदर लेके आना है तो उसको है ना, ऐसे नहीं आएगा वो, इनके बीच में अट्रैक्शन है और इनके बीच में भी अट्रैक्शन है, तो किसी चीज से उसको गुजरना पड़ेगा, किसी चीज को ओवरकम करना पड़ेगा। तो समझना, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को, इस वाटर के मॉलिक्यूल को इसको अपने अंदर लेके आना है तो इसको वहां जाना पड़ेगा। अगर इसको जाना पड़ेगा तो यहां से फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसको इस फोर्स से ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो? यहां से इसको हटाना है तो इसके लिए एनर्जी लगने वाली है। अच्छा, ऊपर जाएगा, इसको खींचेगा तो ये ऐसे नहीं आएगा, वो दूसरे वाला उसको खींच रहा है, तो इसको यहां से हटाने के लिए फिर से एनर्जी चाहिए, दो एनर्जी इसको चाहिए, दो फोर्सेस को ओवरकम करना है। समझ रहे हो? तो अगर इस नमक को पानी के अंदर डिजोल्व होना है तो यहां पे दो फोर्सेस से ओवरकम करना पड़ेगा इसको। एक तो खुद से खुद को, मतलब
सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, उसको हटाना है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल में इंटरेक्शन है, उसको हटाना है, उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये कर क्यों रहा है ये सब? क्योंकि अगर ये इसको अपने साथ ले आता है, जैसे ये प्लस चार्ज है, प्लस को अंदर ले आया, वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ आके चिपक गया, और भी चिपकेंगे लेकिन मैं अभी एक को ही दिखा रहा हूं। तो जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। पेन है, छोड़ दो नीचे, नीचे गिरेगा, आवाज आएगी, एनर्जी रिलीज होगी। इसको ऐसे छोड़ो, यहाँ पे कुछ लगा ना, एनर्जी आई ना, यहाँ पे कुछ फोर्स लगा ना, कुछ एनर्जी आई यहाँ पे आपके हाथ में, समझ रहे हो? तो कहना क्या चाहता हूं कि ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब अट्रैक्ट कर रही है कोई चीज, ग्रेविटी, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पे तीन चीज है, तीन चीज, तीन चीजें हैं, तीन एनर्जी है, तीन एनर्जी, ध्यान से समझना, तीन एनर्जी है। कौन कौन सी तीन एनर्जी है? जब भी कोई सोल्यूशन बनेगा, डेल्टा एच सोल्यूशन, ये एनर्जी को लिख रहा हूं एंथैल्पी, पहली डेल्टा एच वन, इसको मान लेता हूं इस एनर्जी को, तो ये हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव रहेगी। दूसरी एनर्जी डेल्टा एच टू, मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इसको तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और तीसरी एनर्जी, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, तो माइनस, तो डेल्टा एच थ्री। तो कभी भी जब सॉल्यूशन बनता है तो तीन एनर्जी होती है, सोल्यूट सोल्यूट की, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की, सोल्यूट सॉल्वेंट की। ये दोनों एनर्जी हमें देनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है, और ये वाली एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? इतनी बात आई समझ में? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नमक मतलब कोई भी सॉलिड को डिसॉल्व करना, ये जो डिसोल्यूशन हो रहा है, ये जो सॉल्यूशन बन रहा है, ये जो प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है? क्या बोलते हो? तो ये तो इस पे डिपेंड करेगा, कौन सी ज्यादा कौन सी कम। मतलब एग्जाम्पल से समझो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन का। ऐसा हो सकता है कि सोल्यूट सोल्यूट के पार्टिकल्स को दूर हटाने के लिए आपको 1000 जूल एनर्जी लगे, दूसरे वाले को हटाने के लिए सॉल्वेंट सॉल्वेंट को, उसको मान लेते 2000 जूल एनर्जी लगे, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज हो, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जब इंटरेक्शन हो तो एनर्जी रिलीज हुई, वो मान लेते 500 जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो नेट क्या हुआ? नेट आपने 3000 जूल एनर्जी दी और निकली कितनी? 500 जूल। तो नेट क्या है? नेट आपको 2500 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। और इसका होना आसान है या मुश्किल है? इसका होना मुश्किल है, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो बहुत ज्यादा और निकल के आ रही है थोड़ी सी। ये ऐसे हो गया, कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने लगाए 10 लाख रुपए और उससे मिल रहे हैं 1000 2000 रुपए महीना, तो सस्टेन करेगा क्या बिजनेस? आप पैसा इतना लगा के बैठ गए हो, पैसा लगा रहे हो 10 10 लाख रुपए और मिल रहे हैं 1000 1000 रुपए, लॉस में चले जाओगे। प्रोसेस होने के चांसेस कम होंगे, सक्सेस होने के चांसेस कम होंगे। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, निकल कम रही है, तो इस प्रोसेस के होने के चांसेस थोड़े कम है। प्रोसेस कैसा है? और ये एंडोथर्मिक, क्योंकि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल और दूसरा। अब ऐसा हो सकता है कि इसके लिए 500 जूल एनर्जी लगे, इसके लिए 1000 जूल एनर्जी लगे, और यहां से 800 जूल एनर्जी निकल के आ जाए। अब बताओ नेट कितना? 1500 जूल एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, मतलब चाहिए रहेगी, और निकलेगी कितनी? 800। तो नेट कितना? प्लस 700। अभी भी आपको 700 जूल एनर्जी लगेगी। तो ये प्रोसेस भी कैसा? एंडोथर्मिक। लेकिन इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है पहले के मुकाबले कम है। मतलब यहां पे आपको एनर्जी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कम ही चाहिए। तो ये प्रोसेस होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी उन आसपास से, सराउंडिंग से ले पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। क्लियर है? एक और केस क्या बन सकता है? तीसरा, डेल्टा एच सॉल्यूशन। पहले वाली एनर्जी मान लेते 500 जूल,
दूसरे वाली एनर्जी 300 जूल और तीसरे वाली 3000 जूल। बोलिए नेट कितना आ रहा है? आप 800 जूल एनर्जी दे रहे हो और 3000 जूल निकल के आ रही है, मतलब 2200 जूल एनर्जी बाहर निकल रही है। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक। और इसके होने के चांसेस ज्यादा है, ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो किसी भी चीज को जब हम डिजोल्व करते हैं वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? किसी भी चीज को जब हम डिजोल्व करते हैं तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है इन पे, इन तीनों पे। क्लियर है? आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं यूट्यूब से, आपको दिखाता हूं रियल में कैसे डिजोल्यूशन होता है। एक मिनट दो, नेट कनेक्ट करने दो मुझे। अरे यार नेट ही नहीं है, कभी और दिखाऊंगा आपको। चलिए, आप नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो डिजोल्यूशन ऑफ NH3, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का डिजोल्यूशन, और डिजोल्यूशन ऑफ CaCl2। जब अमोनियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करता है। और CaCl2 को जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर है? आप बोलोगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्यों पढ़ा रहे हो आप? हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कभी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब क्या बोलना चाहता हूं, ये बोलना चाहता हूं, सुनो। ये प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस कैसा है? पहले वाला एंडोथर्मिक है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 2500 जूल। आप टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब गर्म कर रहे हो, आप गर्म कर रहे हो मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। एनर्जी सप्लाई करोगे, इसको एनर्जी की जरूरत है, तो जल्दी से डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसको एनर्जी दोगे, तो वो जल्दी डिजोल्व होगा, ज्यादा डिजोल्व होगा। क्लियर है? और टेम्परेचर घटा दोगे तो वो डिजोल्व ही नहीं होगा। क्लियर है? तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, जब डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है उस दौरान अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोसेस कैसा हो जाता है? ज्यादा होता है, या सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा डिजोल्व होता है। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलने वाली है, बाहर निकलना चाहती है। अगर बाहर निकलना चाहते हो और बाहर आपने टेम्परेचर बढ़ा के रख दिया तो कैसे निकलेगी भाई? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर हीट को निकलना है, एनर्जी को बाहर जाना है, तो बाहर कम टेम्परेचर होना चाहिए, बाहर ज्यादा टेम्परेचर तो बाहर से अंदर आने लग जाएगी, तो निकाल ही नहीं पाएगा। अगर निकाल ही नहीं पाएगा तो डिजोल्व नहीं होगा। तो एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका डिजोल्यूशन कम हो जाता है। क्लियर है? ये लॉजिक से समझाया। अब मैं आपको ली चैटलर प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन करता हूं। चलिए टेम्परेचर पे चलते हैं। कहां था अपना टेम्परेचर? तो टेम्परेचर पे चलते हैं। तो हमें पता है जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, वो डिसोल्यूशन डेल्टा एच सोल्यूशन, जब सोल्यूशन बनता है तो उस दौरान जो एनर्जी का चेंज होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, सोलिबिलिटी घट जाएगी, ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा। शुगर वाला जो केस है, अब बताइए वो कैसा प्रोसेस है? शुगर का डिजोल्व होना एंडोथर्मिक है, इसलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी घट जाती है। क्यों घटती है उसका रीजन, तो एग्जांपल के लिए आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है CaCl2
इन वाटर। तो आप देख लेना एक बार वीडियो को, मजा आएगा आपको। इसका एग्जांपल लिखते हैं NH4Cl इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl, डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो CaCl2 सॉलिड था, पानी में जाएगा तो क्या बनेगा, Ca+2 2Cl-, ये एक्वस है और एनर्जी यहां पे निकलेगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये डबल एरो क्यों लगाया, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम है, इसलिए मैंने ये लगाया। जब इक्विलिब्रियम है तो आप ली चार्टिलर प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। तो ली चार्टिलर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करने की कोशिश करेगा। तो आपने एनर्जी बढ़ाई, एनर्जी बढ़ाई मतलब एनर्जी बढ़ाने का मतलब है आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो एनर्जी बढ़ा दी। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, एनर्जी को कम करना। एनर्जी को कम कैसे करे, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एनर्जी और निकल के आएगी और बढ़ जाएगी, वो तो कम करना चाहेगा। कम करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इस तरफ क्या बन रहा है, सॉलिड, इस तरफ एक्वस में, इस तरफ पानी में जा रहा है, इस तरफ सॉलिड बन रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो जितना भी डिजोल्व था वो भी क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कम डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो सोलिबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आई होप आपको क्लियर है। यहां पे चलते हैं। NH4Cl है सॉलिड, NH4+ Cl- एक्वस। एक्वस प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, तो इसको एनर्जी लगेगी, इसलिए रिएक्टेंट साइड। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ा रहा हूं, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, आप एनर्जी बढ़ाओगे एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगी, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, एनर्जी को यूज करके ये डिसॉल्व होगा, है ना। तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आप लॉजिक से भी समझ सकते हो, लॉजिक आपको बताए एंडोथर्मिक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर उसको मिलेगा, उसके लिए अच्छा है क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है। तो सोलिबिलिटी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, चले आगे, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज प्रेशर, लास्ट चीज है बस। तो आप बताइए मुझे, एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये पानी है, ऊपर सॉलिड रखा हुआ है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इस सॉलिड की सॉलिबिलिटी इसके अंदर बढ़ेगी या कम होगी, बताइए। तो लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं है वो बात की बात है, लोगों को ऐसा लगता है, मे बी आपको भी लगे कि प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों लगता है उसका भी रीजन देता हूं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं, और जो ये सॉलिड है वो इस स्पेस के बीच में आके बैठता है। लोगों को ऐसा लगता है, ये बात सही है, लिक्विड के बीच में स्पेस होता है और सॉलिड उसके अंदर आके खाली स्पेस में बैठते हैं, बिल्कुल सही है। लोगों को क्या गलत लगता है, उनको ये गलत लगता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जो व्हाइट व्हाइट वाले पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे तो अंदर जगह कम हो जाएगी, अंदर जगह कम हो जाएगी तो येलो वाले कम आएंगे, वहां पे सॉल्यूट कम डिसॉल्व होगा। तो आप ये कहना चाहते हो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाती है ना। सुनो अब, इस कॉन्सेप्ट में एक गलती है। क्या गलती है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होती है, लेकिन लेकिन गैस की, ना कि सॉलिड और लिक्विड की। सॉलिड और लिक्विड इनकंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड या सॉलिड पर अगर आप प्रेशर लगाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं की वहीं अपनी जगह पे डटा रहेगा।
वो अपनी जगह चेंज नहीं करता है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि लिक्विड और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं परफेक्टली, उनकी उनकी वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, ऐसा हम मानते हैं। थोड़ी बहुत हो सकती है, मतलब अगर आप रियल में करोगे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा, ये इनकम्प्रेसिबल है। अगर ये अपनी पोजीशन से नहीं हट रहे तो प्रेशर कितना भी लगाते रहो, सोलिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड की, सॉलिड इन लिक्विड की सोलिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, उनके ऊपर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रेशर का क्या लिखूं मैं? प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है सोलिबिलिटी पे? नो इफेक्ट। इसका रीजन, solid and liquids are incompressible in nature, so no effect of pressure। प्रेशर का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। समझ में आई बात? आज हमने पढ़ा सोलिबिलिटी के बारे में। सोलिबिलिटी किसकी? सॉलिड इन लिक्विड। वो किन किन चीजों पे अफेक्ट करती है, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? पहली चीज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, पोलर नॉन पोलर वाला। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डिपेंड करता है डिसोल्यूशन कैसा है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। तीसरा प्रेशर, प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक बच्चा एक बार मुझसे पूछता है कि सर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसको फैक्टर अफेक्टिंग में क्यों लिख रखा है? यार तीसरी हेडिंग नहीं बनाना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पे रख दिया। एक और हेडिंग बनानी पड़ेगी, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया, और कुछ रीजन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।